दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और हमारे आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए मिक्स क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके और मैथ्स के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा और आप लोगों का स्कोर कितना रहता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि रॉकेट इनमें से किसके सिद्धांत के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो रॉकेट के काम करने का सिद्धांत क्या होता है ये पूछा गया है। तो देखिए भाई, एक रॉकेट जो होता है उसका प्रक्षेपण न्यूटन के तीसरे नियम के ऊपर काम करता है। ठीक है, न्यूटन के तीसरे नियम पर। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का तीसरा नियम। और आप लोगों को पता ही होगा कि न्यूटन के तीसरे नियम को जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। तो ये ऑप्शन भी आपको जो है भाई एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी जो है आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए। और दोस्तों साथ ही एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी के द्वारा एनडीए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए 2 नए बैच को शुरू किया गया है जो कि आपके हैं शेरशाह एनडीए और ऑपरेशन एनडीए। तो अगर आप लोगों का भी ड्रीम है डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना एनडीए के माध्यम से, तो भाई आप लोग जो है इन कोर्सेज़ के लिए इनरोल कर सकते हो। सारे बेस्ट कोर्सेस हैं, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग इनके लिए इनरोल करना चाहते हो तो आप लोगों को अनअकैडमी का लर्नर ऐप को इंस्टॉल करना होगा जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को सिंपली वहाँ पे रजिस्टर कर लेना है और डिफेंस कोर्सेस में चूज़ करना है आपको एनडीए, एयरफोर्स और नेवी को। ठीक है, जैसे ही आप लोग सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद में आप लोगों से एक सब्सक्रिप्शन प्लान चूज़ करने के लिए बोला जाएगा। तो आप लोगों को जो है वहाँ पर सब्सक्रिप्शन प्लान को चूज़ कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग सब्सक्रिप्शन को चूज़ कर लोगे आपसे पूछा जाएगा रेफरल कोड। तो दोस्तों आप लोगों को रेफरल कोड में जो है डिफेंस पॉइंट ज़रूर से फिल कर देना है जिससे कि आप लोगों को अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप लोग इन कोर्सेज़ के लिए एनरोल कर सकते हो। ठीक है, चलिए सारी लिंक्स जो है आप लोगों को हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़त्व की माप है। ठीक है, जड़त्व की माप एयरफोर्स वाई ग्रुप में ये क्वेश्चन आ चुका है। साथ ही आपके नेवी एमआर का एग्जाम जो होता था उसमें भी आपके जो है ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, चलिए देखिए जड़त्व की माप पूछी गई है। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं वेग, त्वरण, द्रव्यमान या फिर भार। ठीक है, पहले मैं आपको आंसर बताऊंगा उसके बाद में जो है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो जड़त्व की जो माप होती है वो द्रव्यमान, ठीक है, यानी कि मास। अब देखिए द्रव्यमान क्यों होता है, तो भाई देखिए किसी भी वस्तु का जड़त्व जो होता है वो द्रव्यमान के कारण ही होता है। ठीक है, और इसका कारण ही है कि गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उसका मान 0 होना। ठीक है, तो इस कारण से जो है भाई जड़त्व की माप द्रव्यमान होता है। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि तेज गर्मी के मौसम में रेगिस्तान में घटित होने वाली दृष्टिभ्रम की घटना। ठीक है, इसको मृगमरीचिका भी कहा जाता है, यानी कि एक तरीके से रेगिस्तान में भ्रम की स्थिति पैदा होना। ठीक है, ये जो है किसके सिद्धांत पर काम करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, तो भाई ध्यान से समझिएगा, एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से एकदम आप लोगों को। देखिए दृष्टिभ्रम की घटना के बारे में यहाँ पे पूछा गया है जो कि अक्सर आप लोगों को रेगिस्तान के एरिया में देखने को मिलेगी। ऑप्शंस दिए गए हैं परावर्तन, व्यतिकरण, प्रकीर्णन या फिर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखिए भाई दृष्टिभ्रम या फिर मरीचिका की जो घटना होती है ये आपके होती है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखिए ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। तो देखिए भाई इसमें क्या होता है कि प्रकाश की जो किरणें होती है वो किसी माध्यम के तल पर जो है ऐसे कोण पर आपतित होती है जो कि उसका परावर्तन उसी माध्यम में हो जाता है। ठीक है, इसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। साथ ही दोस्तों आप लोगों को जो इसके कुछ और एग्जाम्पल भी देखने को मिल सकते हैं, उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को एक एग्जाम्पल और याद रखना है कि हीरे का चमकना। ठीक है, शाइनिंग ऑफ ए डायमंड, ये भी जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो भाई अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये दिया गया है कि पदार्थ की तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती है। ठीक है, एयरफोर्स एग्जाम में आ चुका है, साथ ही आपके नेवी के प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो कोस्ट गार्ड वालों आप लोगों के लिए भाई ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पदार्थ की तरंगें किस प्रकार की होती है। ठीक है, देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें, अनुप्रस्थ तरंगें, डी ब्रोगली तरंगें या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए भाई पदार्थ की जो तरंगें होती है ये होती है डी ब्रोगली तरंगें। ठीक है, दे ब्रोगली वेव्स। अब देखिए दे ब्रोगली वेव्स जो है इसके बारे में आप लोगों को फॉर्मूला भी लिखा हुआ मिल सकता है, यानी कि इसको जो है एक सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो काफ़ी बार जो है आपको ऑप्शंस में ये भी देखने को मिल सकता है, लेमडा बराबर H/P होता है ये। ठीक है, क्या होता है, लेमडा बराबर H/P, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस जो है समझ में आ रहे होंगे। और साथ ही दोस्तों जो भी आपसे क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए। साथ ही आपका जो स्कोर बनता है, जो भी मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊं, चाहे 20 क्वेश्चन करवाऊं या फिर 25 क्वेश्चन करवाऊं, आप लोगों का जो भी स्कोर बनता है उसको भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया कीजिए। ठीक है, और साथ ही भाई वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दिया करो यार, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि वीडियो बनाएं हम लोग भी, क्योंकि आप लोग लाइक कर रहे हो। ठीक है, तो भाई वीडियो को जो है लाइक ज़रूर से कर दिया करो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर यह दिया गया है कि किसी पिंड की ऊष्माधारिता। ठीक है, बात आई है ऊष्माधारिता की। ठीक है, तो किसी पिंड की ऊष्माधारिता किसके ऊपर निर्भर होती है। एनडीए एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो किसी भी पिंड की जो ऊष्माधारिता होती है वो निर्भर करती है सिर्फ उसके पिंड के द्रव्यमान पर। ठीक है, केवल पिंड के द्रव्यमान पर, ओनली ऑन द मास ऑफ द बॉडी। तो करंट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिंड के द्रव्यमान पर। ठीक है, चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखिए भाई ऊष्माधारिता की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ऊष्माधारिता के अनुसार किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान का ताप जो होता है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए ऊष्मा जो होती है, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, उसे ही जो है पदार्थ की ऊष्माधारिता कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये चीज़ समझ आ गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि ऊष्मा हानि इज इक्वल टू ऊष्मा वृद्धि। ठीक है, ऊष्मा हानि इज इक्वल टू ऊष्मा वृद्धि, ये जो संबंध है वो निम्नलिखित में से किसका संबंध है। ठीक है, देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, तापीय संतुलन का सिद्धांत, रंगों का सिद्धांत, कैलोरीमिति का सिद्धांत या फिर वाष्पन का सिद्धांत। ठीक है, तो भाई हमारे इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैलोरीमिति का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ कैलोरीमिति। अब ये कैलोरीमिति का सिद्धांत क्या था, यानी कि इसके अकॉर्डिंग होता क्या है, तो देखिए भाई इसके अनुसार अगर दो अलग अलग ताप वाली वस्तुएं अगर कोई है, ठीक है, और अगर उनको एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है, यानी कि एक दूसरे के पास में रखा जाए, तो देखिए भाई ऊष्मा जो होती है, जिसमें ज़्यादा ताप होगा या फिर जिसमें ज़्यादा टेम्परेचर होगा वस्तु में, वो टेम्परेचर वाली वस्तु क्या करेगी कि निम्न ताप वाली वस्तु को जो है अपना टेम्परेचर उसमें ट्रांसफ़र कर देगी। ठीक है, यानी कि जो उच्च ताप वाली वस्तु होगी वो निम्न ताप वाली वस्तु में अपना ट्रांसफ़र कर देगी। ठीक है, तो और ये प्रोसेस जो है वो तब तक चलेगी जब तक कि दोनों का ताप जो है वो समान ना हो जाए। ठीक है, तो इसके बारे में बताया था कैलोरीमिति के सिद्धांत के अनुसार। तो देखिए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ऊष्मा हानि इज इक्वल टू ऊष्मा वृद्धि के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, थ्योरी ऑफ कैलोरीमिति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है भाई लोग, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसको शॉर्ट में जो है WHO भी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, यानी कि हेडक्वार्टर के बारे में भाई पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, लोसाने, इटली, जेनेवा या फिर वाशिंगटन DC। अब देखिए लोसाने के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है, लोसाने जो है ये ओलंपिक वाला है भाई। ठीक है, ओलंपिक का हेडक्वार्टर कहाँ हो गया, लोसाने वाला। ठीक है, चलिए अब हमें पूछा गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन का, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा। ठीक है, जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है, इसका मुख्यालय यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है वो आपका जेनेवा में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी भाई आपके 7 अप्रैल
1948, ठीक है। 7 अप्रैल 1948 को जो है WHO की स्थापना की गई थी। और करंट में यानी कि वर्तमान में जो है इसके सदस्य देश कितने हैं, तो भाई इसके सदस्य देश हैं 194 यानी कि 194, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट्स इसके बारे में क्लियर हो गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई अगला क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर एक रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन आपका बनता है डायरेक्शन चैप्टर से यानी कि दिशा परीक्षण के चैप्टर से। और आपके नाविक एग्जाम में जो है आपको 100% एक क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से देखने को मिलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसमें देखा गया कि हर शिफ्ट में जो है टोटल शिफ्ट में, ठीक है, एक क्वेश्चन जो है भाई आपके डायरेक्शन से पूछा जा रहा था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर भी शुरू करेंगे रीजनिंग में तो यही वाला करेंगे, तो पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ठीक है, कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व किया करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि मोहन, ठीक है, मोहन एक व्यक्ति है जो कि 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। देखिए भाई आपको डायरेक्शन के चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, डायरेक्शन के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको जो है सबसे पहले लेफ्ट राइट और इसके अलावा दिशा का ज्ञान यानी कि डायरेक्शन का ज्ञान होना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो मोहन जो है वो 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। उसके बाद में भाई वो बाएं घूम जाता है, ठीक है, वो बाईं ओर घूम जाता है। फिर बोला है कि 4 किलोमीटर जाता है और फिर दाएं घूमता है और फिर 5 किलोमीटर जाता है, ठीक है। और उसके बाद में जो है वो फिर से 4 किलोमीटर चल करके जाता है। तो भाई अब वो जो है वो अपनी यात्रा से कितने दूरी पर है, ठीक है, यानी कि उसने कितनी दूरी तय की है, ठीक है, ये यहाँ पे पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सेट करें हम इस क्वेश्चन को, लेकिन उससे पहले आप लोग जो है डायरेक्शन के बारे में समझ लीजिए, ठीक है। तो डायरेक्शन कौन कौन सी हो जाएगी ये यहाँ पे आप लोग समझिए। देखिए ये होती है आपके उत्तर, ठीक है, क्या हो जाएगी उत्तर, ये यहाँ पे मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ। देखिए ये हो गया आपका उत्तर, तो ये कौन सी हो जाएगी ऑपोजिट में, दक्षिण, ठीक है। अब देखिए इसके ये वाली साइड वाली हो जाएगी आपके पूर्व, ठीक है, और ये वाली हो जाएगी पश्चिम, ठीक है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 दिशाएं होती है, ठीक है। इसके अलावा भी काफ़ी होती है लेकिन आपको इतना ही मेजर पॉइंट में याद रखना है, इतने से हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अब जो है हम इस क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग शुरू करते हैं। तो भाई मोहन नाम का कोई एक व्यक्ति है जो कि मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर पॉइंट ए पे खड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए उसके बाद में हमें क्वेश्चन में बोला कि ये 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, ठीक है। तो भाई उत्तर जो है यहाँ पे ऊपर की ओर है, ठीक है, तो ये उत्तर ऊपर की ओर है, तो ये भाई 10 किलोमीटर ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। तो ये मैं मान लेता हूँ कि ये दूरी जो है वो 10 किलोमीटर है, ठीक है। और ये 10 किलोमीटर जाके यहाँ पे पॉइंट बी पे रुक जाता है, ठीक है। मोहन जो है वो 10 किलोमीटर यहाँ से जाता है पॉइंट ए से और पॉइंट बी की दूरी तय करता है 10 किलोमीटर, उसके बाद में वहाँ पे रुक जाता है। उसके बाद में हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि वे बाएं घूमता है, ठीक है। बाएं भाई घूमेगा तो इस साइड घूमेगा, ठीक है, तो वो बाएं घूमता है और 4 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो ये मैंने मान लिया कि ये 4 किलोमीटर यहाँ से चल लिया और यहाँ पे पहुँचता है पॉइंट सी पे, ठीक है। चलिए इतना क्लियर है। उसके बाद में हमें यहाँ पे बोला गया है कि ये यहाँ से 5 किलोमीटर जाता है कौन सी साइड में, दाएं साइड में। तो ये यहाँ से जब आएगा तो यहाँ से इसका दायां इस साइड हो जाएगा उत्तर की ओर फिर से, तो ये यहाँ से 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। कितना, ये दूरी है 5 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में बोला है कि फिर दाएं घूम करके 4 किलोमीटर जाता है। दाएं घूमेगा तो भाई इस साइड घूमेगा, तो ये भाई फिर से 4 किलोमीटर यहाँ से आता है, ठीक है। ये हो गया 4 किलोमीटर। चलिए इतना बोल दिया है। उसके बाद में बोला गया है कि ये अपनी प्रारंभिक यात्रा यानी कि ये जो पॉइंट ए था, ठीक है, और ये हो जाएगा पॉइंट हमारा डी और ये हो जाएगा ई, ठीक है। अब ये पॉइंट ए था तो यहाँ तक पहुँचने भाई इसने कितनी यात्रा तय की, ठीक है। तो देखिए भाई अगर मैं पॉइंट ए बी और पॉइंट बी ई को ऐड कर दूं तो मुझे टोटल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कितना है, ये है आपके 5 किलोमीटर, ठीक है। तो ये 5 किलोमीटर हो गया और ये आपका हो गया भाई 10 किलोमीटर, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी बराबर है इसके, ठीक है। तो ये हो गया आपके 15 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो है भाई अपनी प्रारंभिक यात्रा यानी कि अपनी यात्रा जिसने शुरू की थी जहाँ से, ये वहाँ से दूर है अपने 15 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि 15 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
15 किलोमीटर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन जो है खुद से भी कर लिया होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको क्लियरली समझ नहीं आया है तो भाई एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको, ठीक है। और इसके अलावा जब मैं आपको ये चैप्टर क्लियर करवाऊंगा पॉइंट टू पॉइंट, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अभी इतना ही आप लोग समझिए, ठीक है। और आप लोगों का स्कोर कितना बनता है वो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन को भाई आप लोग जो है जैसे ही क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आए एक बार पॉज कीजिए, वीडियो को खुद से ट्राई कीजिए। अगर बनता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनता है तो फिर उसको देखिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर एक सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। सीरीज हमने अपना रीजनिंग का लास्ट चैप्टर ही कवर किया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए हो जाता है भाई। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको सीरीज दी हुई है 64, 36, 22, 15 क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में 9 और फिर 7.5, ठीक है। ये यहाँ पे 7.5 है, यानी कि यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क किसको रिप्लेस करेगा ये पूछा गया है। तो भाई देखिए इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। 64 से 36 की ओर, फिर 36 से 22 की ओर। तो यहाँ पर जो है आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी, देखिए भाई 64 से 36 की ओर जाएगा तो -28 कम होगा, ठीक है। तो ये -28 कम हो गया। उसके बाद में 36 से 22 की ओर जब जाएंगे तो ये यहाँ पे भाई 28 का आधा देखिए 14 कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 14 कम हो रहा है। फिर देखिए 22 से 15 की ओर जा रहा है, ठीक है। तो 22 से 15 की ओर जाएंगे तो फिर से -7 नंबर कम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नीचे देखिए क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है कि भाई 28 का आधा हो रहा है, फिर 14, 14 का आधा हो रहा है 7। तो जाहिर सी बात है कि भाई 7 का आधा यहाँ पे कितना हो जाएगा 3.5, ठीक है। तो -3.5। अब 15 में से जो है मुझे घटाने हैं 3.5, तो कितने आ जाएंगे भाई 11.5, ठीक है। क्योंकि 3.5 ऐड करेंगे तो हमें 15 मिल जाएगा। तो भाई हमारा हो गया 11.5, ठीक है। और 11.5 का जो है अब उसमें से जो है हम 3.5 का आधा करेंगे यानी कि 1.75, तो भाई हमें मिल जाएगा 9, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए भाई ये चीज़ हमें यहाँ पे समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो ये पैटर्न यहाँ पे चल रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 11.5, ठीक है। तो 11.5 भाई आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11.5। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया है तो फिर से समझ लीजिए। ये भाई यहाँ से 64 से 36 में जाता है तो यहाँ पे -28 कम होता है, ठीक है। उसके बाद में 36 से 22 में जाता है तो ये यहाँ पे -14 कम होता है। ठीक इसी प्रकार 22 से 15 में जाने पर -7 कम होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ से जब 15 से नेक्स्ट में जाएगा तो फिर से 7 का आधा हो जाएगा। तो 7 का आधा कितना होता है 3.5 होता है। तो 3.5, तो 15 में से 3.5 जाएंगे तो भाई कितना बचेगा 11.5, ठीक है। तो हमें आंसर यहीं पे मिल गया। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11.5। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 में आपको यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि यदि 196 का संबंध यानी कि 196 का रिलेशन अगर 169 के साथ हो तो 81 का रिलेशन यहाँ पे किसके साथ में होगा, ठीक है। एनालॉजी से क्वेश्चन बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ 196 और इसका रिलेशन हमें बताया गया है 169 के साथ। तो चलिए देखते हैं ये किस प्रकार हुआ है। तो भाई देखिए 196 और 169 ये किसके वर्ग हैं, ठीक है। तो ये भाई देखिए 196 जो है भाई 14 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और ये 169 जो है ये आपके 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हुआ क्या है, देखिए ये यहाँ पे 14 का स्क्वायर है और यहाँ पे 13 का स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे -1 कम हुआ है। 14 से 13 में गया है तो यहाँ पे -1 हुआ है, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार भाई हम यही अप्रोच यहाँ पे लगाएंगे नेक्स्ट पद में। तो देखिए यहाँ पे हमें 81 दिया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट पद जो है वो क्या आएगा ये यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो आपको और मुझे सभी को पता है कि भाई 81 जो है ये आपके 9 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और पिछले की तरह 9 में से 1 हम यहाँ पे कम कर देंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 8 का स्क्वायर करने से जो है आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64 यानी कि 64। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 64। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे जो है हो रहा था 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 कम किया गया तो 13 का स्क्वायर ये मिल गया, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार ये यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81, तो 1 कम करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 और 64 जो है आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई अगला क्वेश्चन जो कि आपको इंग्लिश से दिया हुआ है और यहाँ पर जो है आपको ईडियम पूछा गया है, ठीक है, चूज ईडियम। तो आपको यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है कि समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, ठीक है। तो समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, ठीक है, स्वार्थ से भरा हुआ काम, ठीक है, या फिर स्वार्थ से भरा हुआ जो उद्देश्य होता है उसके लिए हम बोलते हैं समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन। इसके लिए ईडियम कौन सा होगा? ऑप्शंस दे रखे हैं एन आर्म चेयर जॉब, एन एक्स टू ग्राइंड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए भाई इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन एक्स टू ग्राइंड, ठीक है। एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब क्या होता है? ठीक है, स्वार्थ के लिए किया गया कोई काम, ठीक है, या फिर स्वार्थ से भरा हुआ जो उद्देश्य होता है उसके लिए हम बोलते हैं एन एक्स टू ग्राइंड, ठीक है। चलिए दूसरे इडियम्स को भी आप लोग समझ लीजिए यहाँ पे। तो पहला जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है एन आर्म चेयर जॉब, ये एन आर्म चेयर जॉब क्या होता है? देखिए इस इडियम से ही आपको यहाँ पे मतलब समझ आ जाना चाहिए कि आसान काम वाली जो नौकरी वगैरह होती है उनके लिए हम बोलते हैं एन आर्म चेयर जॉब, ठीक है। चलिए उसके बाद में देखिए एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड आपको यहाँ पे दिया हुआ है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े का कारण, ठीक है। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड होता है झगड़े का कारण बनना, ठीक है। और इडियम्स के पीछे देखिए भाई एक ये जो है कहानी चलती है शुरू से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कहानी मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का जो मतलब है वो आपका हो गया झगड़े का कारण बनना, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर। तो देखिए भाई अगला क्वेश्चन जिसमें यहाँ पर फिर से आपको एक ईडियम दे रखा है और यहाँ पर आपको सेंटेंस दिया हुआ है कि समथिंग दैट अराउज ग्रेट इंटरेस्ट बट फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है। यहाँ पे ये जो है टाइम भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, वेरी शॉर्ट टाइम या फिर वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है। तो इसके लिए ईडियम चूज करना है। तो सबसे पहले जो है इस सेंटेंस का मीनिंग समझिए कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो इस सेंटेंस का मीनिंग हो गया भाई कि बहुत कम समय के लिए किसी खुशी का आना या फिर किसी, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम के लिए किसी खुशी का होना, ठीक है। चलिए अब देखिए कम समय के सुख होना, ये भी आप बोल सकते हो इसके लिए, ठीक है। अब इसके लिए जो है आपको ईडियम चूज करना है। तो ऑप्शंस क्या क्या आपको दे रखे हैं? तो भाई आपको ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे 9 डेज वंडर, हश मनी या फिर निगनैग। तो इसके लिए जो है दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9 डेज वंडर, ठीक है। क्योंकि देखिए 9 डेज जो वंडर होता है इसका मीनिंग होता है 4 दिन की चांदनी, ठीक है। और कम समय के लिए खुशी होना या फिर सुख होना ये भी एक तरीके से रिलेट करता है 4 दिन की चांदनी के साथ, क्योंकि उसका मीनिंग भी यही होता है कि कम समय के लिए खुशियों का होना या फिर कम समय के लिए सुख का होना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9 डेज वंडर, ठीक है। चलिए क्लियर है। इसके अलावा आप लोग जो है भाई दूसरे इडियम्स का मीनिंग भी समझ लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में कोई सा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सारे इडियम्स जो है मैं आपको अलग से करवा रहा हूं, तो आप लोग उन वीडियोस को भी जरूर से देखते चलिएगा। चलिए हश मनी जो है इसका मीनिंग होता है भाई रिश्वत के दिया गया पैसा, यानी कि रिश्वत का जो पैसा होता है उसके लिए बोला जाता है हश मनी, ठीक है। चलिए इसके अलावा आपको यहाँ पर एक और ईडियम दिया हुआ है निगनैग, ठीक है। ये निगनैग क्या होता है? तो भाई निगनैग होता है एक तरीके से लगातार परेशानी का बना रहना, ठीक है, यानी कि किसी के जीवन का हिस्सा बन जाना परेशानी जो होती है, ठीक है। तो वो जो है उसके लिए बोला जाता है निगनैग। तो आई होप आप लोगों को जो है ये सारे क्लियर हो गए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें आपको एक सेंटेंस दे रखा है, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक चूज करना है। एक तरीके से बोलूँ तो आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन को सिलेक्ट करना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको शायद ही देखने को मिले, लेकिन फिर से आप लोग समझ लीजिए बेसिक के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको जो है स्पॉटिंग द एरर में ये चीज़ें काफ़ी काम आने वाली है, ठीक है। तो देखिए द रिवर इज फ्लोइंग डैश द डेंजर लेवल, ठीक है। तो इसके लिए आपको कौन सा सिलेक्ट करना है प्रीपोजिशन, ये आपको देखना है। ऑप्शंस में आपको दे रखे हैं ऑफ, अबव, टू या फिर नन, ठीक है। तो देखिए द रिवर इज फ्लोइंग अबव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि देखिए दो प्रीपोजिशन होते हैं, एक होता है अबव और दूसरा होता है बिलो, ठीक है। दोनों को आपको याद रखना है, अबव और बिलो, ठीक है। इन प्रीपोजिशन का मीनिंग जो होता है वो एक तरीके से लेवल बताने के लिए भी किया जाता है, और इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है एक तरीके से लेवल बताया जा रहा है, ठीक है। तो रिवर का लेवल यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। तो डेंजर लेवल के ऊपर जा रहा है, यानी कि अबव हो जाएगा, ठीक है। अबव ऊपर की ओर हम लोग जो है इंडिकेट करते हैं, और बिलो जो होता है ये नीचे की ओर इंडिकेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अबव। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई अगला क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन जब चल रहे थे तो उनके दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी,
ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को जो है नाइटहुड की उपाधि दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो उन्होंने जो है कौन से स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और कौन सी घटना के विरोध में जो है ये अपनी उपाधि जो थी वो अपनी वापस कर दी थी। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए भाई, रविंद्रनाथ टैगोर को जो नाइटहुड की उपाधि मिली थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और ये जो उपाधि मिली थी ये आपके मिली थी 1915 में। ठीक है, यानी कि 1915 में जो है इनको ये उपाधि दी गई थी। लेकिन जब 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है, तो उस समय जो है इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वो वापस कर दी थी। ठीक है, इसके विरोध में जो है उन्होंने वापस कर दी थी। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919। ठीक है, डेट भी आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यहाँ से। ठीक है, चलिए, इसके अलावा आप लोग भाई बंगाल विभाजन की भी डेट याद रखेंगे। 1905 में आपकी जो है बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, लेकिन बाद में जो है इसको रद्द कर दिया गया था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर कर लेने हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल में भारत आया था। ठीक है, साइमन कमीशन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो साइमन कमीशन जो है भाई, इसका गठन जो है वो आपके हुआ था 1927 में जो है स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में जो है साइमन कमीशन जो है इसका गठन किया गया था। ठीक है, और ये जब भारत आया था तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भाई उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। ठीक है, तो लॉर्ड इरविन जो है उस समय भारत के वायसराय थे। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड इरविन। आई होप आप लोगों को मैं सारे क्वेश्चन जो भी समझा रहा हूँ समझ में आ रहे होंगे और वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि नाइनटी ईस्ट रीज जो आपका ज्वालामुखी है नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक जो है वो किस महासागर में स्थित है? ये एक जलमग्न ज्वालामुखी कटक है भाई, आपको ये भी याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, 980 ईस्ट रीज ये जो है कौन से महासागर में स्थित है? तो अब देखिए, ये जो है भाई आपके हिंद महासागर में स्थित है। तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर। और काफ़ी बार जो है इसकी लंबाई भी पूछी जाती है यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में। तो भाई एसएससी और यूपीएससी का लेवल का सवाल है वो, लेकिन आपको जो है फिर से भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसकी लंबाई जो है भाई आपके 5000 किलोमीटर के करीब है। ठीक है, कितनी है? 5000 किलोमीटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? ठीक है, तो भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? तो देखिए भाई, कौन सी अनुसूची को संशोधित किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची, यानी कि फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, क्योंकि पहली अनुसूची में ही जो है आपके संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन कौन सी में है? तो पहली अनुसूची में। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची या फिर फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई अगला क्वेश्चन जो कि आपको मैथ्स का यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है और ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस में से क्वेश्चन बनता है। और आपके एग्जाम में जो है आपको प्रॉफिट एंड लॉस में से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपके थोड़ा सा ईजी लेवल का है। तो भाई आप लोग ध्यान से समझिएगा, बस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि एक वस्तु के क्रय मूल्य, ठीक है, तथा विक्रय मूल्य का अनुपात आपको दे दिया गया है 4:5 और आपसे सिर्फ पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, आप लोग समझिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है मैं मान लेता हूँ कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य जो है वो आपका मैंने मान लिया 4x। ठीक है, और यहाँ पे विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो भाई मैंने यहाँ पे मान लिया 5x। ठीक है, ये यहाँ पे अनुपात में हमें दिया हुआ था। तो कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया यहाँ पे 4x और सेलिंग प्राइस मैंने यहाँ पे मान लिया 5x। ठीक है, तो अब देखिए प्रॉफिट कितना हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे 5x माइनस 4x, तो मुझे यहाँ पे मिल गया प्रॉफिट x। ठीक है, प्रॉफिट मिल चुका है। अब जो है भाई हम लोग लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज,
ठीक है, यानी कि लाभ प्रतिशत। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, बहुत ही इजी फॉर्मूला है, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, तो लाभ हमें यहाँ पे क्या हो रहा है? x। ठीक है, ये यहाँ पे x लाभ हो रहा है। मैंने बोला लाभ बट्टा क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य यहाँ पे क्या है? तो देखिए क्रय मूल्य ये है हमारा 4x। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 4x गुणे मैंने बोला 100। ठीक है, तो x से x कैंसिल, 4 से 100 कटेगा 25 बार में, यानी कि 25% जो है यहाँ पे लाभ प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25%। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है भाई, परसेंटेज का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक विद्यालय में 55% विद्यार्थी लड़कियाँ हैं। ठीक है, यानी कि एक स्कूल है, उसमें 55% जो स्टूडेंट्स हैं उनमें लड़कियाँ हैं। ठीक है, यदि लड़कों की संख्या 360 हो, और आपको बताया है कि लड़कों की संख्या जो है कितनी है? 360। तो आपको ये बताना है कि विद्यालय में कुल, ठीक है, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स जो है वो कितने हैं। ठीक है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिएगा। चलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि लड़कियाँ यानी कि गर्ल्स। ठीक है, तो भाई गर्ल्स कितनी है यहाँ पे? 55%। ठीक है, उसके बाद में अब देखिए लड़के कितने हो जाएंगे, यानी कि बॉयज़। ठीक है, तो 55% तो लड़कियां हैं, तो 100 किसी भी चीज़ को हम लोग मानते हैं, तो 100 में से 55% चला गया, तो भाई हमें यहाँ पे बॉयज़ कितने मिल गए? यहाँ पे 45%। ठीक है, 45% मिल चुके हैं। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बोला गया है कि 45% की जो वैल्यू है वो आपके किसके बराबर है? तो ये आपके बराबर है 360 के। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे बोला है कि लड़कों की संख्या 360 हो, यानी कि इन 45% की वैल्यू जो है ये आपकी हो गई 360 के बराबर। ठीक है, तो एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? तो एक की वैल्यू जो है भाई आपके बराबर हो जाएगी 360 बट्टे 45 के। ठीक है, जाहिर सी बात है। तो अब देखिए हमें टोटल स्टूडेंट्स निकालने हैं, तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स के लिए हम क्या करेंगे? देखिए 360 बट्टे 45 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 हो जाएगा ये। अब देखिए 45 से 360 जो है वो डायरेक्ट कटता है भाई आपके 8 बार में। ठीक है, और 8 को अगर गुणा करेंगे 100 से, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 800। तो करेक्ट आंसर हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी 800। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था भाई, सिर्फ और सिर्फ जो है आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन को सेट करना था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 20 में आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि व्यवहार का संबंध जो है वो मनोविज्ञान के साथ हो, तो पादप का संबंध जो है वो किसके साथ में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाई व्यवहार, ठीक है, यानी कि बिहेवियर जो होता है उसकी स्टडी होती है साइकोलॉजी के अंदर, यानी कि व्यवहार के बारे में हम पढ़ते हैं मनोविज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार पादप के अंतर्गत जो है हम किसका अध्ययन करते हैं, ये हमें यहाँ पे चूज कर लेना है, जिससे कि आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन दिए गए हैं पादप, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान या फिर शरीर क्रिया विज्ञान। ठीक है, तो सीधी सी बात है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बॉटनी या फिर वनस्पति विज्ञान। ठीक है, क्योंकि पादप का अध्ययन जो है वो किया जाता है आपके वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो देखिए भाई अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है, तो आपको बताना है कि रेलगाड़ी की जो गति है वो किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। ठीक है, चलिए सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला पे एक बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखिए हम लोग सभी लोग जानते हैं भाई चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, इतना आप लोग सभी लोग जानते होंगे, आपने साइंस में भी पढ़ रखा है, प्लस मैथ्स में भी जो है ये चीज़ को पढ़ रखी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है हम ये दूरी कैसे तय करेंगे? तो ये भाई दूरी जो है ये यहाँ पे हो जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की जो लंबाई है, इन दोनों को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, और समय हमें यहाँ पर जो है दिया गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैंने बोला कि चाल बराबर दूरी बटा समय, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी हो गई यहाँ पे 800 प्लस 200। ठीक है, क्योंकि 800 मीटर तो लंबी रेलगाड़ी है और 200 मीटर लंबा पुल है। ठीक है, उसके बाद में बट्टा में आता है समय, तो समय हमें यहाँ पर दिया हुआ है 20 सेकंड। ठीक है, अब देखिए
ये कितना हो गया, तो भाई ये हो गया आपकी 1000/20, ठीक है, 1000/20 हो गया। तो अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 50 मिल जाएगा। ये 50 तो मिल गया मुझे, लेकिन ये भाई आपके है मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है, लेकिन इसको हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे बोला गया है कि रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो मैंने आपको पहले भी बताया है भाई कि जब भी हमें इसको चेंज करना हो तो हम यहाँ पे 18/5 से गुणे कर देते हैं, ठीक है। तो 18/5 से हम जब इसको गुणा करेंगे तो देखिए भाई ये यहाँ पे सीधा सा कट जाएगा 10 बार में, और 18 से जब ये गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 180 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था, सिर्फ एक फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपको फिर से यहाँ पर एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस की बात हुई है भाई, ठीक है, कि 900 रुपये है तथा एक ग्राहक इसके लिए 630 रुपये देता है। तो बताइए कि छूट प्रतिशत क्या है, यानी कि दुकानदार ने जो है उसमें कितनी छूट दी है, यानी कि कितने % की छूट दी है, ये यहाँ पे आपको पूछा गया है। तो छूट प्रतिशत का तो सीधा सा एक फॉर्मूला है, उसके माध्यम से जो है भाई आप लोग इस सोल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए डिस्काउंट परसेंट यानी कि छूट प्रतिशत बराबर क्या होता है, आपके मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य माइनस सेलिंग प्राइस जो विक्रय मूल्य होता है, ठीक है, उसके बाद में बट्टे में आपके आता है मार्क प्राइस फिर से, ठीक है, क्या हो जाएगा मार्क प्राइस इनटू 100। ये भाई आपका सीधा सा फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट कर दो, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वैल्यू पुट करके। तो आपका ये हो जाएगा डिस्काउंट परसेंट यानी कि छूट प्रतिशत बराबर, मैंने आपको यहाँ पे बोला अंकित मूल्य, तो भाई 900 रुपये हमें यहाँ पे अंकित मूल्य दिया गया है, ठीक है। फिर ये है 630 रुपये में भाई विक्रय मूल्य, ठीक है। अब बट्टे में आ जाएगा फिर से आपके 900, मार्क प्राइस बोला था, गुणा हो जाएगा 100, ठीक है। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन हो चुका है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे भाई, कैलकुलेशन बहुत इजी है, आपको डायरेक्ट आंसर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30%। आप लोग जो है सोल्व किया कीजिए, ठीक है, न्यूमेरिकल्स वगैरह जो वैल्यू होती है ये आपको सोल्व करना है, क्योंकि जब मैं सोल्व करने बैठ जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। और मिक्स क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट जो होंगे वो वैसे भी आपके लंबे चलने वाले हैं, तो इनको हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते भाई, ठीक है। तो छोटी छोटी कैलकुलेशन आप लोग खुद से किया कीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 30%। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 30%। सिर्फ एक फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो देखिए भाई आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनाए जाते हैं, यानी कि मॉडर्न पावरफुल मैग्नेट्स जो होते हैं वो किस चीज़ों के द्वारा बनाए जाते हैं। तो भाई मॉडर्न मैग्नेट जो होते हैं, ठीक है, यानी कि आधुनिक शक्तिशाली चुंबक, इनका निर्माण किया जाता है एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट की मिश्र धातुओं के द्वारा, ठीक है। यानी कि आप लोग जो है भाई इसको शॉर्ट में याद रख सकते हो एल्निको से, ठीक है। तो एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट की जो मिश्र धातुएं होती है उनके द्वारा बनाया जाता है आधुनिक शक्तिशाली चुंबक को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, कोबाल्ट एंड निकल, यानी कि एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट की मिश्र धातुओं के द्वारा जो है आधुनिक शक्तिशाली चुंबक का निर्माण किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस जो होता है यानी कि वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, ये कब मनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए भाई 22 मई को प्रतिवर्ष जो है वो विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है, 22 मई। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22 मई। और देखिए इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है जैव विविधता की सुरक्षा करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स में आ चुका है, आपके डिफेंस के एग्जाम में भी जो है एफकेट वगैरह के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज के हमारे इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। और ये क्वेश्चन फॉर यू में आप लोगों के लिए क्वेश्चन है दोस्तों, रीजनिंग का एक क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि यदि किसी कूट भाषा में या फिर इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज कानपुर शब्द को जो है वो लिखा जाता है NDQSXU से, और इलाहाबाद को अगर लिखा जाए DOODDEDG से, तो आपको ये बताना है कि ये जो लखनऊ वर्ड है इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा।
तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो है वो समझ आए होंगे और आपको वीडियो जो है काफ़ी पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है, और चैनल पर अगर आप लोग नए हो और नाविक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को 100% सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप की आईडी यहाँ पर दी हुई है, ये जो है आप लोग सर्च कर सकते हो @NavyMR एग्जाम, आपको जो है हमारा ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सारी PDFs भाई मिलती रहेगी। ठीक है, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी जो है वहीं पर आपकी होने वाली है। ठीक है, चलिए ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके अलावा जो है अगर आपका फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।